सुप्रभात। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे आत्मकथ्य। आत्मकथ्य पाठ के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। इन छायावाद के चतुष्टयी कवियों में इनका नाम आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इन चारों में ये प्रमुख हैं। आत्मकथ्य कविता है यानी अपना कथन। आत्मकथ्य कविता में एक बार उनके सभी मित्र कवियों ने उन्हें कहा था कि आप अपने जीवन की कथा के बारे में क्यों नहीं लिखते, अपने जीवन की स्मृतियों के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं। तो यह कविता है उनके जीवन के उन क्षणों की स्मृति है, वे यादें हैं जिसमें इस जीवन में केवल उन्होंने दुख ही दुख प्राप्त किए। इस मनुष्य जीवन में उनके हाथों से खुशियां दिन प्रतिदिन कैसे निकलती गई। कहीं खुशियां आई लेकिन खुशियां जाती रही। वह किस प्रकार अपने जीवन में विवश रहे, दुखी रहे। जीवन की आत्मकथा न लिखकर वो अपने बारे में उनके मित्रों ने खूब कहा, आप अपने जीवन के बारे में कुछ लिखिए, अपनी आत्मकथा लिखिए। लेकिन इन बार बार इनके मित्रों के कहने के ऊपर, प्रेमचंद के आग्रह के ऊपर, प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हुए हैं, उन्होंने बार बार कहा, तो इन्होंने आत्मकथ्य के रूप में अपने जीवन की स्मृतियों को एक छोटे से भाग में उन्होंने लिखा है आत्मकथ्य के माध्यम से। इस लेख में उनकी लिखी कविता से हम सब परिचित हो पाएंगे कि जयशंकर प्रसाद है, इनका जन्म सोंगनी साहू परिवार में हुआ था, काशी में। ये सोंगनी का व्यापार किया करते थे। इनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रही, दुख ही दुख रहे। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई। इन्होंने सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। ये जो ज्ञान प्राप्त किया, ये सब ज्ञान घर पे रह करके ही प्राप्त किया, क्योंकि बचपन में ही पिता की मृत्यु होगी, फिर माँ की मृत्यु, फिर बड़े भाई की मृत्यु होगी। 3 भाई थे, 2 बड़े भाइयों की मृत्यु होगी। यानी कि परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। और फिर इनके जीवन में भी दुख ही रहा। इनके भी 3 बार विवाह हुए। एक के बाद एक पत्नी की मृत्यु होती गई और ये खुद टीबी की बीमारी से ग्रस्त थे। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि मैं मेरे जीवन के बारे में लिखूं, मेरी आत्मकथा लिखूं। मात्र 48 वर्ष की उम्र में ये दिवंगत हो गए। यहाँ आत्मकथा कविता का संक्षिप्त छोटा सा परिचय। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका निकलती थी। हंस और माधुरी पत्रिका का संपादन किया करते थे प्रेमचंद। आत्मकथा विशेषांक कथा के नाम से उसमें ये कविता निकलनी तय हुई। प्रसाद जी के मित्रों ने खूब आग्रह किया कि वो अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। जयशंकर प्रसाद नहीं चाहते थे कि मैं मेरे जीवन के बारे में लिखूं। मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ घाघर है, दुखों से बुरा हुआ है। मैं अपने दुखों को कैसे जीवनी के रूप में लिख लूं। यानी कि ये बार बार असहमति कहते और असहमति से ही, उनके तर्कों से ही इस कविता का जन्म हुआ। आत्मकथ्य यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। 1932 में हंस नामक जो पत्रिका निकलती है उसमें पब्लिश हुई। यह कविता है छायावादी शैली में लिखी गई है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यानी कि जीवन की वास्तविकता क्या है, कि हमारा जीवन कैसा है, कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, कौन कौन से अभाव आते हैं। मनुष्य जो किन किन अभावों से ग्रस्त रहता है, कैसे दुखी रहता है, उसके जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। सुख की अनुभूति तो महसूस नहीं होती है, लेकिन दुख आता है तो मानो उसे लगता है कि मेरे जीवन पर वज्रपात हो गया है। तो उन्होंने छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। ललित और सुंदर शब्दों में नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों में चित्रों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कोई जिसकी वाहवाही करें लोग, उसकी महानता के गुण गाएं, उसे रोचक मान करके। ये तो सामान्य एक आम व्यक्ति की गाथा है, एक सामान्य व्यक्ति की कहानी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, कवि ने यथार्थ ने वास्तविकता को स्वीकारा, जीवन की वास्तविकता क्या है।
दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। उन्होंने अपनी विनम्रता के बारे में बताया है। इस कविता में कवि अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करता है कि कभी संसार के सारता और निसारता पर विचार करता है कि संसार क्या है, क्षणभंगुर है। संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा, जीवन दुखों से भरा हुआ है, और इस वातावरण में भला कौन अपनी कथा को कहने का साहस करेगा ये संसार क्या है। संसार तो क्षणभंगुर है, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। व्यक्ति आता है, आम व्यक्ति की तरह जीवन जीता है, और खास व्यक्ति होता है वो अपनी पहचान बना के चला जाता है। इस दुखों से भरे हुए जीवन में ऐसे वातावरण है, भला कौन व्यक्ति अपना कथा को कहेगा, कौन अपनी जीवनी को कहेगा। कवि का कहना है कि उसके जीवन की गागर तो रीति अर्थात खाली है। उसका जीवन है जो दुखों से भरा हुआ है, वह भला दूसरों को क्या दे सकता है। कभी भूलों और दूसरों की रचनाओं को उजागर नहीं करना चाहता वो तो, या ठीक है कवि तो कहता है इससे कोई लाभ नहीं है। अरे दूसरों की गाथा के कहने से, दूसरों के सुखों और दुखों को कहने से कौन सा फायदा मिल जाएगा। दूसरों के सुखों को देख करके और दूसरों के दुखों को देख करके हंसने से क्या मिल जाएगा। लोग तो क्या है, दूसरों के दुखों को देख करके थोड़े समय के लिए हंसते रहते हैं, यह ठीक नहीं है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी सुख के क्षण कुछ समय के लिए आए थे, तब वह मधुर चांदनी में बैठ करके अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंसता था। उसके जीवन में भी प्रेयसी आई, उसके जीवन में भी प्रेमिका आई। वो अपनी प्रेमिका से भी खिलखिला करके बातें किया करता था, हंस हंस करके बातें किया करता था। पर वो हंसी, वो सुख के क्षण है, जो सुख के पल हैं, वो उसके जीवन में बहुत ही कम समय टिक पाए। वह उन क्षणों की प्रतीक्षा करता रह गया कि जीवन में सुख तो आया और सुख कैसे ही चला गया उसे पता ही नहीं चला। कवि अपने प्रिय के सौंदर्य का स्मरण भी करता है, और कवि क्या कहता है, उसके गालों की सुंदरता का वर्णन करता है, और उसके होठों के ऊपर जो लाली लगी हुई है उसका वर्णन करता है। और कवि कहता है कि उसके गालों की सुंदरता को देख करके, उसके होठों की सुंदरता को देख करके प्रातःकालीन भोर की संध्या को, यानी कि पूरब की लालिमा को भी ईर्ष्या होता था, ईर्ष्या हुआ करती थी। यानी कि उसने मानवीकरण भी स्थापित कर दिया है उषा से। पर इन सब बातों को कहने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में अब उसकी प्रेयसी है ही नहीं। कवि कहता है कि उसकी प्रेमिका इतनी सुंदर थी, उसकी कल्पना किया करता था संध्या से, सूर्य की पत्नी से, कि वो प्रातःकालीन भोर के समय में आकर के अपनी प्रेमिका की लाली को चुरा कर ले जाकर के जाती थी और पूर्व दिशा में लोही लगाती थी। वो प्रकृति का मानवीकरण भी कर रहा है। पर अब इन बातों को कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी कथा दूसरों को, उसकी कथा को सुनकर दूसरों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी कारण से लोग बार बार कहते हैं अपनी आत्मकथा लिखो, अपनी आत्मकथा लिखो, और इसी कारण से वो अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहा है। आत्मकथा कविता का प्रथम पद है, प्रथम भाग, मधुप गुनगुना कर क जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुना कर क जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर क्या सुख पाओगे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह मेरी गागर रीति, देखोगे यह गागर रीति। यहाँ कवि ने भंवरा मन रूपी भंवरा यानी मन को बताया है, भंवरे के समान बताया। जिस प्रकार भंवरा एक फूल से उड़ करके दूसरे फूल के ऊपर बैठता है और रस का पान करता रहता है, वैसे ये मन भी क्या है, चलायमान रहता है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो, मलिन यानी खराब ढंग से निंदा करना, उपहास हंसी मजाक करना, दुर्बलता कमजोरी, गागर यानी खाली, रीति यानी खाली, और गागर यानी घड़ा। यहां कवि ने वर्णन करते हुए कह रहा, मधुप गुनगुना कर क जाता कौन कहानी यह अपनी। छायावादी कविता है यह। इसमें जयशंकर प्रसाद कवि ने
अपने जीवन के यथार्थ पक्ष को उबारा है, अपने जीवन की वास्तविकता को बताया, अपने जीवन के अभावों को बताया, अपने जीवन के दुखों को बताया है और अपने मन को एक खाली बताया, गागर के समान बताया है। कि कवि कहता है कि फूलों पर गुंजार करने वाले भंवरे गुनगुना कर ना जाने अपने मन की कौन सी बात वेदना में अभिव्यक्त करते हैं। मधु वो गुनगुना कर कहा जाता, ये मन रूपी भंवरा है जो गुनगुना करके अपने मन में ना जाने कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन सी बातों को कहता है, प्रस्फुटित होता है और अपने जीवन की ना जाने कौन सी यादें आती है, कौन सी स्मृतियां आती है, कौन सी विस्मृतियां आती है, उन सबको अपने मन में लाता है और न जाने ये मन रूपी भंवरा कौन कौन सी बातें कहता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गिनी। जिस प्रकार पौधे के ऊपर पुष्प आता है, पत्तियां आती है, जैसे पुष्प आता है, प्रातःकालीन कली आती है, दिन को खिलती है और शाम को गिरजा करके गिर जाती है, उसी प्रकार इस जीवन में भी ना जाने हमारे कितने जन्म होते हैं और हम इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे पत्तियां आती है, पत्तियां की एक उम्र होती है और मुरझा करके गिर जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन में भी कई बार जन्म होता है और कई बार चले जाते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा असंख्य जीवन इतिहास, इस खुले आकाश में, इस गंभीर संसार में कवि कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में न जाने कितने इतिहास है। कई लोग जन्म लेते हैं, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग चले जाते हैं, कहीं आते हैं और कहीं चले जाते हैं। असंख्य जीवन ऐसा जिनकी कोई गिनती नहीं है। हम भी देखते हैं कि हजारों लोग जी रहे हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में, लेकिन पहचान कौन छोड़ जाता है? बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पहचान छोड़ के जाते हैं, उनका इतिहास बहुत कम होता है। हम इतिहास में किन्हें याद करते हैं? राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महात्मा ईसा, इनको याद करते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने, जिन लोगों ने महान काम किए उनको याद करते हैं। हम आसपास में, हमारे आसपास रहने वाले जो आम लोग हैं उनको याद नहीं करते हैं। आने वाला समय में भी कोई याद नहीं करता है। यानी कि आम लोग हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होता है और एक दिन चला जाता है जीवन जी करके। और जो खास व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो अपने पद चिन्ह छोड़ करके जाते हैं, यानी कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद करती है, वो हमारे पद प्रदर्शक है, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। जैसे महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब अपने जीवन में कोई महान कार्य करके गए, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। महाराणा प्रताप को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने कोई महान काम किए हैं, लेकिन संसार में जीने वाले तो असंख्य लोग हैं, उन असंख्य लोगों को कोई भी याद नहीं करता है। हम भी याद करते हैं तो हमारे आसपास रहने वाले लोगों को ही जानते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। तो कवि कह रहा है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन, इस गंभीर आकाश में, इस खुले ब्रह्मांड में असंख्य जीव आते हैं और चले जाते हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, कोई पद चिन्ह नहीं है। सिर्फ पहचान तो उन्हीं की है जिन्होंने अच्छे खास व्यक्ति है, जिन्होंने कोई नेक काम किए, उन्हें ही। यानी कि इस ब्रह्मांड में कुछ लोग होते हैं जो अपना इतिहास छोड़ के जाते हैं, अपने पद चिन्ह करके जाते हैं। कवि कह रहा है, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और जिनका कोई इतिहास नहीं है वही एक दूसरे की हंसी उड़ाया करते हैं, उनका उपहास क्या करते हैं, अरे भाई तू ऐसा कर दे, तू ऐसा लिख ले, तुझे ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार का उपहास क्या करते हैं, उनकी मजाक बनाया करते हैं। तब भी कहते हो कर डालो दुर्बलता आपने भी थी, कि हे मित्रों, तो भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता को लिख लूं, अपनी कमजोरी को लिख लूं, क्या अपनी कमजोरी को बता दूं, कि मेरे जीवन के दुखों का वर्णन तुम्हारे सामने कह दूं? अगर मैं मेरे दुखों को तुम्हारे सामने कह भी दूं, अपनी कमजोरियों को तुम्हारे सामने कर दूं, तुम सुनकर सुख पाओगे क्या? मेरी कमजोरियों को सुन करके तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगा? अरे मेरे जीवन रूपी जो सागर है, मेरे जीवन रूपी जो गड़ा है, देखोगे यह गागर रीति, यानी मेरे जीवन रूपी गड़ा है जो तो खाली पड़ा हुआ है। मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है। सुख के क्षण कम है और दुख ज्यादा ही ज्यादा है। कवि इस प्रकार इस कविता में पहले पद में अपने जीवन के दुखों के बारे में बताता है। यानी कि वो अपने मित्रों को कहता है कि तुम शायद मेरी कथा सुनकर सुख पाओगे। इसमें मुझे संदेह है, इसमें रूपक अलंकार आया है, छायावादी शैली है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है और गुण माधुर्य है। इसके साथ ही पहले पद के साथ ही आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं। धन्यवाद। आगे की पद हैं जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।